जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, यहाँ पर 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। 10वां चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि होने वाला है संस्थागत शासन, चयन प्रक्रिया, स्टाफ का मूल्यांकन, स्टाफ की भर्ती, स्टाफ यानी कि शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, विद्यालय में बैठने की व्यवस्था। इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथियों, गारंटी नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसलिए पेपर थोड़े दूर हैं, लेकिन पढ़ाई के टच में बने रहें। इसलिए उचित यही है कि आप लोग नियमित कम से कम क्लास को सुनते जरूर रहें। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1। ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला, इसे हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है तथा संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो संस्थागत शासन से अभिप्राय किसी संस्था या संस्थान के प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त प्रशासक या सदस्यों से है। यह संस्थान चाहे शिक्षकों को या अन्य कोई उसकी प्रगति एवं विकास के लिए नियमित रूप से प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है। विद्यालय में यह भूमिका प्रधानाचार्य को निभानी होती है। ये काम कौन करता है विद्यालय में? प्रधानाचार्य का ये काम होता है कि वो नियुक्ति करे। संस्थागत प्रशासन तथा विद्यालय के विकास के लिए प्रधानाचार्य के एक प्रशासक रूप में निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। तो कभी हो सकता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ दिए जाएं कि प्रधानाचार्य के दायित्व क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो आप लिखेंगे नंबर 1, विद्यालय के प्रगति एवं विकास के लिए प्रधानाचार्य नवीन नीतियों का निर्माण करता है। क्या करेगा? प्रधानाचार्य जो है विद्यालय की प्रगति और विकास के लिए नवीन मतलब नई नई नीतियों का निर्माण तथा पूर्व में लागू नीतियों को ठीक से क्रियान्वयन करता है। आपने कोई रूल पहले बनाया तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उसमें सुधार करना किसका काम होता है? प्रधानाचार्य का। शिक्षकों को उनकी विशेषता के अनुसार कार्य का विवरण, शिक्षकों को उनकी विशेषता के अनुसार कार्य का विवरण दिया जाता है कि उसकी क्या विशेषता है, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा माहिर है। शिक्षकों को विद्यालय की विभिन्न उप समितियों के सदस्यों के रूप में उनके दायित्व को समझना। चौथा पॉइंट होगा विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण, जैसे कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठियों का समय समय पर आयोजन। तो संगोष्ठी क्या होती है, कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे? और सेमिनार तो सुना ही होगा, चलो सेमिनार बताते हैं। सेमिनार और संगोष्ठी दोनों की व्याख्या कीजिए, कितने लोगों को पता है इसके बारे में। 5वां, छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकास के लिए इनके क्षेत्र भ्रमण के लिए योजना बनाना एवं कार्य रूप से लागू कराना। ठीक है। और आपका 6वां जो पॉइंट होगा वो होगा छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। 7वां पॉइंट होगा छात्रों की संख्या संस्थान में अधिक होने पर नवीन विद्यालय भवन के लिए उच्च अधिकारियों का प्रबंधन के पास प्रार्थना पत्र देना कि नवीन हमें भर्तियां चाहिए। 8वां पॉइंट होगा इसका छात्रों की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक का समय समय पर आयोजन करना, जिसे हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग बोलते हैं, पीटी। 9वां, संस्थान के विकास में समुदाय के योगदान को प्राप्त करने के लिए समय समय पर उन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनके लिए नवीन नीतियों का निर्धारण करना। 10वां पॉइंट होगा विद्यालय में शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
ताकि सब में एक बॉन्ड बनता रहे। आइए दूसरा क्वेश्चन है, कार्मिकों यानी कि स्टाफ की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को समझाइए। स्टाफ की भर्ती और उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है उसको समझाइए। तो स्टाफ की भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है, ठीक है, जो उन्हें संस्था में नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को सूचना उपलब्ध कराना। सबसे पहले क्या होगा, लोगों को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें, ठीक है, ताकि चयन करने में आसानी रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे तो आप उनमें से सबसे बेहतर लोगों को चुन सकेंगे। भर्ती के अंतर्गत आधिकारिक लोगों को आकर्षित किए जाने के प्रयास के कारण ही इसे सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए इसे सकारात्मक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, तो आप इससे बता सकते हैं कि भर्ती के अंतर्गत आधिकारिक लोगों को आकर्षित किए जाने के प्रयास के कारण इसे सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। फिलिपियो के अनुसार भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। आगे भर्ती व चयन प्रक्रिया के सोपान यानी कि चरण लिखने हैं, कौन कौन स्टेप होते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से होता है। इसके बारे में प्रधानाचार्य प्रबंधक को सूचित करता है, ठीक है। प्रधानाचार्य किसको बताएगा, विद्यालय प्रबंधक को बताएगा कि हमें जरूरत है किस। दूसरा पॉइंट होगा भर्ती के स्रोतों की पहचान, अर्थात भिन्न भिन्न पदों के लिए अलग अलग अर्हताधारी शिक्षकों को वहां से बुलाया जाए, उनकी व्याख्या करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा इच्छुक लोगों को आवेदन करने हेतु आमंत्रित कराना है। इसमें निम्न विवरण आवश्यक हैं। रिक्त पदों की संख्या पता होनी चाहिए, कितने पद भरने हैं, कार्य की प्रकृति, किस प्रकार के लोगों को चाहिए, क्या कार्य करवाना है, अपेक्षित योग्यताएं, उनके लिए योग्यता क्या चाहिए, उनका अनुभव क्या होना चाहिए, वेतन का विवरण, वेतन कितना देंगे आप, नौकरी की शर्तें क्या हैं, कैसे कैसे लोग होने चाहिए, आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख क्या होती है, चयन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण। ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म तो भरा ही होगा जब आप बीएड कर रहे हैं, अदर फॉर्म भी भरे होंगे, तो उसमें आपको यही सारी चीज़ें दी जाती हैं और आप भी पूछते हैं कि इसके चरण क्या हैं, पूछ लेते हैं अंतिम डेट क्या है, कैसे लोगों को मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हैं, पैसा कितना मिलेगा हमें, ये सारी चीज़ तो हम लोग भी पूछते हैं ना। चौथा होगा योग्य आवेदकों की सूची तैयार कराना, अर्थात सभी आवेदकों के प्रपत्रों की जांच करके वांछित योग्यताधारी आवेदकों की सूची बनाना तथा उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करना। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक है। साक्षात्कार बहुत जरूरी होता है। इससे प्रधानाचार्य की सहभागिता रहती है, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से ज्ञात रहता है कि विद्यालय में कुशल शिक्षण व्यवस्था के संचालन में किस प्रकार की योग्यताधारी शिक्षक अधिक उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके बाद भी यदि प्रधानाचार्य चाहे तो चयनित अभ्यर्थियों से प्रदर्शन कक्षाएं मतलब डेमो क्लास लगवा कर भी उनकी शिक्षण क्षमता का सही आकलन कर सकता है। मतलब आप उसमें तो क्वालिफाइड हो गए, लेकिन उसने कहा, प्रधानाचार्य ने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे लोग एक अच्छे अध्यापक स्टूडेंट तो होते हैं लेकिन अध्यापक नहीं होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि वो तो पढ़ तो खुद लेते हैं, जानकारी तो उन्हें होती है, लेकिन उसका प्रदर्शन सही नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए पढ़वा कर भी देख लो उनसे डेमो क्लास की आप कैसे बच्चों को संतुष्ट करेंगे।
तो ये चीज है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, स्टाफ मूल्यांकन को समझाते हुए उनकी विशेषता बताइए। स्टाफ मूल्यांकन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। किसी भी शैक्षिक संस्थान में अच्छे संचालन हेतु प्रधानाचार्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने स्टाफ अर्थात शिक्षकों द्वारा छात्रों के शिक्षण हेतु किए गए प्रयासों को सही दिशा प्रदान करे। क्या? राइट डायरेक्शन प्रदान करे। स्टाफ मूल्यांकन न सिर्फ शिक्षकों के शिक्षण का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वरन उनकी व्यावसायिक योग्यता और व्यक्तिगत गुण व शिक्षण के निश्चित व संभावित लक्ष्यों की प्राप्ति का भी निर्देशांक होता है। एक अच्छे ढंग से नियोजित किया गया स्टाफ मूल्यांकन शिक्षकों के शिक्षण कार्य में निहित शक्तियों व कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होता है। अतः स्टाफ मूल्यांकन कार्य प्रधानाचार्य के लिए न केवल महत्वपूर्ण बल्कि उनकी सफलता का एक हिस्सा है। इसके मूल 2 प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। क्या स्टाफ के मूल्यांकन से छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद करने हेतु जरूरी जानकारी मिल पा रही है? ये सबसे पहला प्रश्न होगा। दूसरा क्या होगा, क्या छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्राप्त हो रही है? इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि स्टाफ के मूल्यांकन में छात्रों को शामिल किया जाए ताकि शिक्षक भी यह समझ सकें कि छात्रों से यह मूल्यांकन द्वारा क्या लाभ प्राप्त किया और इसके सीखने के लिए आवश्यक अगले कदमों की पहचान कैसे हो सकती है। स्टाफ मूल्यांकन की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्थान में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यवस्था कर पाना संभव होता है। यह कर्मचारियों शिक्षकों के से संबंधित सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, कार्य सौंपना, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, सेवानिवृत्त एवं अनुशासन आदि। स्टाफ मूल्यांकन की ये विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता यह होगी, यह मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग एवं उसके सदुपयोग करने से संबंधित है। चौथा पॉइंट, इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थान का उत्तम संचालन करना व छात्रों को आधिकारिक लाभान्वित करना। पांचवा पॉइंट होगा, यह कर्मचारियों शिक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ने में सहायता करता है। यह श्रम कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। इससे प्रभावित होकर शिक्षक पूर्ण क्षमता को अपना कार्य करते हैं। छठवां पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षकों को उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य का विवरण किया जाता है। सातवां पॉइंट होगा, इसके द्वारा व्यक्तिगत हितों की ओर ध्यान न देकर सामूहिक हितों की ओर ध्यान दिया जाता है। आठवां पॉइंट होगा, इसके द्वारा विद्यालय की मानव शक्ति का समुचित उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट होगा, विद्यालय में बैठक यानी कि मीटिंग की व्यवस्था करने में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। तो प्रधानाचार्य का इसमें क्या योगदान है उसकी आप लोग व्याख्या करनी है यहाँ पर। साथियों आपको बता दें, ये वाला जो 10वां चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मात्र सुनते रहें और आपका काम हो जाएगा। विद्यालय की बैठक व्यवस्था में प्रधानाचार्य की भूमिका। एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह समय समय पर शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की मीटिंग बुलाए, जिससे सभी की क्षमताओं का भी पूर्ण सहयोग मिले। बस शिक्षकों के संदर्भ में भी उसके व्यवसायिक, शैक्षिक व शिक्षेतर विकास को बढ़ावा मिले। विद्यालय विकास में उसका भी
प्रतिभागित्व सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रधानाचार्य को स्टाफ मीटिंग का आयोजन निम्न संदर्भों हेतु बुलाना होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, उनको नहीं छोड़ना है। जैसे फर्स्ट, पाठ्यक्रम के पुनः दीक्षित करना, पाठ्यक्रम में पुनः दीक्षित करना, प्रदर्शन पाठ आयोजित करना, स्टडी सर्किल चलाना, वर्कशॉप का आयोजन करना, ठीक है, विषय संगोष्ठी का आयोजन करना, सेमिनार आयोजित करना। तो इस प्रकार से हम लोग ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी, इसको सुनना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर करा दिया। 9वां जो यहाँ पर आपका होगा, भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और उनकी संरचना, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल किसी को मिस नहीं करना है, सभी को देखना है। साथियों, इससे पहले मैंने 9वीं जो आपकी क्लास की थी, जिसमें मैंने विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व में आपका 9वां चैप्टर कंप्लीट किया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको देखा है, उसे ज़रूर देख लीजिए और इसकी प्ले लिस्ट बहुत जल्द बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।